तो भाई काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाए नहीं थे, क्योंकि किसी काम में बिजी होने के कारण मैं नहीं बना सका। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वॉचे मतलब वॉइस। वॉइस को हिंदी में वॉचे कहते हैं। अंग्रेजी में वॉचे दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में वॉचे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक्टिव वॉइस मतलब कृत वॉचे, और पैसिव वॉइस कर्म वॉचे। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सक्रिय होना। अतः वाक्य में जब कर्ता स्वयं सक्रिय हो अर्थात कर्ता स्वयं काम करता हो, तब एक्टिव वॉइस होता है। और नेक्स्ट है पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना। अतः जब वाक्य में कर्ता स्वयं निष्क्रिय रहता हो तथा वर्ब के अनुसार काम किया जाता हो। एक्टिव से पैसिव बनाने के मुख्यतः 5 नियम है भाई। कितने नियम है? 5 नियम। तो उसका फर्स्ट रूल हो गया एक्टिव से पैसिव। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। और सेकंड रूल हो गया एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। और थर्ड रूल हो गया पैसिव में ऑलवेज यानी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसमें हमेशा आगामी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ऑब्जेक्ट से पहले आवश्यकता अनुसार परिपोजिशन का यूज करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक बात का ध्यान रखें भाई, आवश्यकता अनुसार परिपोजिशन का यूज करते हैं। ज्यादातर मतलब 95% चांस यही रहता है कि आप बाई का यूज करें, और कुछ एक परमानेंट वर्ड से जिनके साथ एट विथ टू का यूज होता है वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा। और अभी मैंने फोर्थ नंबर पर रूल्स बोला था कि आगामी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ध्यान रखें भाई, मैं आपको लिखवा रहा हूं एक टेंस चार्ट जिस पर आप ध्यान दें। आगामी टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते समय आगामी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैं यहाँ एक चार्ट बना रहा हूं, टेंस संबंधी चार्ट है वो। यदि यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस लिखा है, एक्टिव सेंटेंस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं पैसिव सेंटेंस। ध्यान रखें भाई, एक्टिव सेंटेंस में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले टेंस करवाए थे उस टाइम बताया था कि उनकी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, यदि वाक्य सकारात्मक हो तब। और नकारात्मक वाक्य होने पर इनकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखें भाई, एक्टिव सेंटेंस में यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दिया गया हो तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा। तो यहां पर आप लिखे इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज। यहां देखो डू डज प्लस नॉट आएगा, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लिखे इज, आर, एम, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको 5 रूल बताए थे, जिनमें से एक रूल यह भी बताया था भाई कि एक्टिव सेंटेंस में चाहे कोई सी भी वर्ब दी गई हो, जैसे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, लेकिन आपको पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है। अब यदि एक्टिव सेंटेंस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो पैसिव में आपको इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ध्यान रखें भाई, एक्टिव सेंटेंस में यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया हो तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब वापस लिख करके उसमें आपको ओनली बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बीइंग।
अब यदि एक्टिव सेंटेंस में हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो पैसिव में आपको हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो वैसे एक्टिव मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है भाई कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है भाई, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और नेक्स्ट देखो ये हो गया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेक्स्ट बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये होता है आपके नो चेंज। ये क्या होता है भाई? नो चेंज। अब देखो नेक्स्ट टेंस हो गया पास्ट इंडिपेंडेंट। पास्ट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब है वाई के सकारात्मक होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाई के नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक होने पर इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब इनका देखो पैसिव बनाते हैं तब करते हैं आप वॉच वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच वर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि एक्टिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूज आ जाए जैसे वॉच वर, अभी मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूज तथा पास्ट कंटिन्यूज टेंस दिया होने पर वही टेंस की मतलब वह सेम ही हेल्पिंग वर्ब लिख करके आपको उसमें बीइंग ऐड करना होता है। वॉच वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसमें हो जाएगा वॉच वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यदि एक्टिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव में करना होता है आपको हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पैसिव में आपका हो जाएगा भाई नो चेंज। पैसिव में क्या हो जाएगा? नो चेंज। अब देखो एक्टिव सेंटेंस में यदि फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडिपेंडेंट कहो या फ्यूचर सिंपल कहो, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में हो जाएगा विल बी सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो जाएगा नो चेंज। अब कोई कहता है सर ये नो चेंज क्यों होगा, तो ध्यान रखे भाई मॉडल के बाद में हमेशा पैसिव बनाते समय बी का यूज करते हैं, तो इनमें पहले से ही बी आ रखा है। इंस्टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है विल बी सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो यहां हो जाएगा नो चेंज। अब मान लो विल हैव विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां हो जाएगा विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहां हो जाएगा नो चेंज। और जितने भी मॉडल है जैसे कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, ought, नीड, मतलब जितने भी मॉडल है मॉडल के बाद में मॉडल प्लस बी पैसिव चेंज करते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि एक्टिव सेंटेंस में कोई मॉडल दिया गया हो
तो पैसिव में आपको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बार वापस ध्यान दे भाई, एक्टिव सेंटेंस में यदि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस दिया गया हो, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, तो पैसिव में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। एक्टिव सेंटेंस में मान लो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस दिया गया हो, तो पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यदि वाक्य सकारात्मक हो मतलब अफर्मेटिव हो, और नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक होने पर डू डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, आई के साथ एम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो जैसे इज आर एम, तो पैसिव बनाते समय आपको सिर्फ बीइंग ऐड करना है भाई। इसमें क्या ऐड करना है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया हो, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो पैसिव बनाते समय आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक्टिव सेंटेंस में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो, तो पैसिव में भाई ये नो चेंज होगा, इनका पैसिव बनेगा ही नहीं। अब मैं आपको आगे सेंटेंसेस कराऊंगा तब भाई और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो गया पास्ट इंडिपेंडेंट। पास्ट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब वाक्य सकारात्मक होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाक्य नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव होने पर इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव बनाते समय आपको वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो जैसे वॉज वर, तो पैसिव में आपको वॉज वर लिख करके उसमें बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई? बीइंग। एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया हो, तो पैसिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो, तो पैसिव में भाई नो चेंज होगा। एक्टिव सेंटेंस में यदि विल सेल मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस दिया गया हो, तो पैसिव में विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्टिव सेंटेंस में यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो, नहीं सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया गया हो, तो वो नो चेंज होगा भाई, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बी का प्रयोग होता है और इनमें पहले से ही बी आ रखा है। एक्टिव सेंटेंस में यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और एक्टिव सेंटेंस में यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो पैसिव में नो चेंज होता है भाई। और जैसे मॉडल कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, ऑट, टू, नीड, नॉट, डेयर, इन सब के बाद पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ कुछ सेंटेंसेस रिटन करवा रहा हूं भाई, आप उसमें थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ एक्टिव सेंटेंस लिख रहा हूं SETIV एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। राम टीच इंग्लिश, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो ध्यान दे भाई, मैंने 5 रूल बताए थे कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा आगामी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पैसिव में हमेशा आवश्यकता अनुसार परिपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर मतलब 95% चांस यही रहता है कि आप बाई का यूज करें। किसका यूज करें? बाई का। तो देखो राम टीचर्स इंग्लिश, इसमें ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम कौन कर रहा है? इसमें राम कर रहा है, राम टीचर्स इंग्लिश, पढ़ने का काम राम कर रहा है ना। तो कार्य करने वाले को या काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है।
अब देखो, ये हो गई आपकी वर्ब, ये क्या हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब के जस्ट बाद आया है, मतलब आप इसको ऑब्जेक्ट मान लो, क्या मान लो ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी देखो भाई, आगे आपके ऑब्जेक्ट दो तरह के होंगे, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। जो जो हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन एक बार आप इतने पर ही ध्यान दें, राम टीचर्स इंग्लिश। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखें, इंग्लिश टीचर्स। मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आए तो आप समझे कि भाई वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। तो देखो राम टीचर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आया हुआ, ई एस है अंत में, आया हुआ है ना। और यहां मान लो बहुवचन होते थे, जैसे गर्ल्स हो जाता, गर्ल्स टीच इंग्लिश, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और बहुवचनकर्ता के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है यदि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो तो। इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट। इंग्लिश इज टॉट बाई राम। तो देखो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, पैसिव में इंग्लिश को सबसे पहले लिखा, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद राम। नेक्स्ट और देखे भाई, राम राइट्स ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट ए बुक, तो सबसे पहले आप ए बुक को लिखे, ए बुक राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ए बुक इज रिटन बाय राम। अब मैं आपको एक बार सभी टेंसेस जिनके सबके एक एक वाक्य लिख के बता देता हूं भाई, ताकि आपको पता चल जाए, है ना। तो आप ध्यान दें, मैं जल्दी जल्दी यहाँ वाक्य लिख रहा हूं, आप पढ़ते जाए। राम मैक्स टी, ये हो गया प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का। अब मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, राम इज मेकिंग टी। अब मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट का, राम हैज मेड टी। अब मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, राम हैज बीन मेकिंग टी, राम हैज बीन मेकिंग टी। तो देखो पैसिव 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 और पैसिव। राम मेक्स टी, राम चाय बनाता है, राम चाय बनाता है। वैसे आपको इनकी हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपको इंग्लिश में ही उत्तर देने हैं इनके, तो हिंदी जानकर करोगे भी क्या। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है ना। राम मेक्स टी, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे इसमें टी है, उसको पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखें, टी इज, मेक फर्स्ट फॉर्म, मैड थर्ड फॉर्म, राम इज मेड, नहीं, टी इज मेड बाई राम, राम चाय बनाता है, हिंदी हो गई राम चाय बनाता है।
चाय राम द्वारा बनाई गई। इसकी हिंदी क्या हो गई? चाय राम द्वारा बनाई गई। राम चाय बनाता, चाय किसके द्वारा बनाई गई? राम के द्वारा। राम इज मेकिंग टी, टी इज बीइंग मेड बाय राम। राम चाय बना रहा है, चाय राम द्वारा बनाई जा रही है। इसकी हिंदी हो गई चाय राम बना रहा है, इसकी हो गई राम चाय बना रहा है, चाय राम द्वारा बनाई जा रही है। राम हैज मेड टी, राम चाय बना चुका है। टी हैज बीन मेड बाय राम। और इसका हो जाएगा आपके नो चेंज। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज। और एक आपको मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नो चेंज। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नो चेंज होने का रीजन ये है भाई, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही विल बी सेल भी है, और मॉडल के बाद में हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अब वैसे ही देखो अगले हो जाएंगे। राम मेड टी, राम मेड टी। राम मेड टी। राम वाज मेकिंग टी। राम हैड मेड टी। राम हैड बीन मेकिंग टी। तो अब कोई कह देगा कि आपने यहां पर भी मेड लिख दिया, यहां पर भी मेड लिख दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? कई जगह आपने देखा है कि सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। तो आप ध्यान ये रखिए भाई, यदि अकेली से कोई मान लो वर्ब आए तो वो तो होती है सेकंड फॉर्म, और अपने साथ यदि कोई एक्जेक्टली वर्ब, मतलब इज आर एम है ना, वाज वर, यदि कोई एक्सिलरी वर्ब साथ में लेकर आए तो वो होती है थर्ड फॉर्म। क्या होती है? थर्ड फॉर्म। या फिर आप यूं कह दो भाई हेल्पिंग वर्ब, यदि आपके साथ में कोई वर्ब लेकर के आए तो वो थर्ड फॉर्म होती है। यदि कोई वर्ब आपके साथ अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के आए तो वो थर्ड फॉर्म होती है। तो अब देखो इनका पैसिव इस तरह से बनेगा भाई, मैड टी वाज मेड बाय राम। राम चाय बनाता था, राम चाय बनाता था, चाय राम द्वारा बनाई जाती थी। राम वाज मेकिंग टी, टी वाज बीइंग मेड बाय राम। इसमें हो जाएगा टी हैड बीन मेड बाय राम। और इसका हो जाएगा नो चेंज। इसका क्या हो जाएगा? नो चेंज। ये हो गया प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नो चेंज। अब यूं ही फ्यूचर के होंगे, जैसे यहां हो जाएगा राम विल मेड टी, तो उनका पैसिव हो जाएगा टी विल बी मेड बाय राम। और इसमें हो जाएगा राम विल बी मेकिंग टी,
तो इसमें नो चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले से ही विल बी सेल भी आ रखी है यहाँ, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा फ्यूचर में राम विल हैव मेड टी, और इसमें हो जाएगा टी विल हैव बीन मेड बाय राम, और लास्ट का हो जाएगा नो चेंज। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, और कल मैं आपको करवाऊंगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। कल की पारी में नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव करवाए जाएंगे, और आप इसको एक बार वापस घर पर जाके देखिएगा भाई। ओके।